नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 12 विषय भूगोल लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना पार्ट 1 पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है और यह किस प्रकार ज्ञात की जाती है और इसके ज्ञात करने के क्या क्या फायदे हैं। आयु वर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी है, लिंगानुपात किसे कहते हैं और यह किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, लिंगानुपात की विशेषताएं कौन कौन सी है और लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले पाठ का परिचय। मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी होती है, अर्थात मानव अपनी सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही पूरी करता है और अपने आसपास की जनसंख्या के लिए करता है। अर्थात मानव जो भी आर्थिक गतिविधियां करता है उन सभी आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और अपने देश, अपने कुटुंब, अपने समुदाय के लिए करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या संरचना का अध्ययन आवश्यक क्यों है। तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन आवश्यक इसलिए है कि जनसंख्या संरचना किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास तथा नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जनसंख्या संरचना के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगा सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक संसाधन है वह उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है और वह उसके विकास में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या संरचना या जनांकीय संरचना के प्रमुख घटक है आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना। सबसे पहले देखते हैं आयु संरचना किसे कहते हैं। किसी भी देश या प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार अलग अलग वर्गों में रहकर अध्ययन करना ही आयु संरचना कहलाती है। यह किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला वर्ग है बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। दूसरा आयु वर्ग है प्रौढ़ आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल करता है और यह दोनों ही वर्गों से, बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग से जनसंख्या या संख्या में अधिक होता है। तीसरा और अंतिम वर्ग है वृद्ध आयु वर्ग, जो 65 वर्ष से या 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आयु संरचना ज्ञात क्यों की जाती है, आयु संरचना किस काम आती है। आयु संरचना किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य है कि 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं वह किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होंगे और उन्हीं आर्थिक गतिविधियों से अपना पेट और अपने परिवार का पेट पालने का काम करेंगे। अर्थात साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो और उन्हीं आर्थिक गतिविधियों से अपना पेट पालने का कार्य या भरण पोषण का कार्य करते हो, उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जितने भी विकासशील देश होते हैं वहां पर युवा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसका कारण यह है कि विकासशील देशों में जन्म दर अधिक
होती है, जबकि विकसित देशों में प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसका कारण यह है कि विकसित देश अपना जनांकीय चक्र, जनांकीय विकास क्रम पूरा कर लेते हैं और वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित होती है। इस कारण वहां पर प्रौढ़ जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला बिंदु देखते हैं, असंतुलित जनसंख्या किसी भी क्षेत्र विशेष में असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं किसी देश में अगर बच्चे ही सबसे ज्यादा जनसंख्या युवा वर्ग की है, वहां पर प्रौढ़ जनसंख्या बहुत ही कम है, तो वहां का आर्थिक विकास रुक जाएगा। या किसी देश में युवा वर्ग नहीं है, वृद्ध वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो भी वहां का आर्थिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि वृद्ध जनसंख्या और युवा जनसंख्या आश्रित जनसंख्या कहलाती है। वह आर्थिक कार्यों में बहुत ही कम मात्रा में रुचि या संलग्न होती है। अगला बिंदु देखते हैं हम, जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहां बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसका कारण है जहां पर जनसंख्या जन्म दर अधिक होगी, वहां पर बच्चों की संख्या, युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी। अगला बिंदु देखते हैं हम, आयु वर्ग की विशेषताएं। सबसे पहला आयु वर्ग है बाल वर्ग या युवा वर्ग। बाल वर्ग और युवा वर्ग में 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 35.2% भाग युवा वर्ग का है, जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। विश्व स्तर पर भी इसमें प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात सभी देशों में यह बाल वर्ग, युवा वर्ग समान नहीं पाया जाता। अलग अलग देशों में यह जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है। जहां विकसित राष्ट्रों में यह जनसंख्या कम मात्रा में पाई जाती है तथा विकासशील देशों में यह आयु वर्ग अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण है विकासशील देशों में यह जनसंख्या अधिक पाए जाने का कारण वहां पर जन्म दर अधिक होना है, जबकि विकसित देशों में जन्म दर कम होती है, तो वहां पर यह आयु वर्ग कम पाया जाता है। जिन देशों में जन्म दर उच्च है वहां इस वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत मात्र 18.3% है तथा विकासशील देशों में यह प्रतिशत 32.2% है। इसे आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं विकासशील देशों में यह जनसंख्या अधिक और विकसित देशों में यह जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या का यह आयु वर्ग सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या का 44.71% भाग युवा वर्ग का है। दूसरे स्थान पर आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में बाल वर्ग का 33.6% भाग पाया जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में यह वहां की कुल जनसंख्या का मात्र 22.51% भाग पाया जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस जनसंख्या का 41.5% भाग पाया जाता है तथा यूरोप महाद्वीप में यह जनसंख्या वहां की कुल जनसंख्या का मात्र 17.5% है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विश्व में बाल वर्ग या युवा वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है अथवा न्यूनतम जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो उसका उत्तर ये बनता है कि विश्व में बाल वर्ग या युवा वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में 44.71% है और न्यूनतम यूरोप महाद्वीप में 17.5% है। यह आंकड़े महाद्वीपों के अनुसार थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि किस राष्ट्र में इस जनसंख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है। सबसे कम जापान में 14.3%, उसके बाद 15.2% जर्मनी में, और ब्रिटेन में यह जनसंख्या मात्र
17.7% पाई जाती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जनसंख्या 21.6% युवा जनसंख्या पाई जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग। इस वर्ग की जनसंख्या दूसरे दोनों वर्गों से अधिक होती है। बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों से ही यह प्रौढ़ वर्ग अधिक संख्या में पाया जाता है प्रत्येक महाद्वीप और प्रत्येक देश में। इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जनांकीय दृष्टि से गतिशील होती है। इसका कारण यह है, प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या को माना जाता है और प्रौढ़ यह 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में ही सबसे अधिक दंपति या जोड़े होते हैं। इस कारण यह जनसंख्या प्रजननशील होती है। 15 से 64 वर्ष के लोग ही किसी न किसी आर्थिक उत्पादन में सहयोग करते हैं। इस वजह से यह सर्वाधिक उत्पादक जनसंख्या कहलाती है और जनांकीय दृष्टि से भी यह जनसंख्या सबसे अधिक गतिशील होती है। किसी भी देश का विकास स्तर इस जनसंख्या वर्ग से संबंधित होता है, क्योंकि यह किसी भी देश में यह जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस देश का आर्थिक उत्पादन उतना ही अधिक होगा और किसी देश का आर्थिक उत्पादन जितना अधिक होगा उतना ही वह देश आर्थिक रूप से प्रगति करेगा। क्योंकि इस आयु वर्ग में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम पहले देख चुके हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में अधिक पाई जाती है जहां जनांकीय विकास क्रम पूरा कर लिया जाता है। जनांकीय विकास क्रम पूरा करने का तात्पर्य है ऐसे विकसित देश जो जनांकीय चक्र के 5वीं स्टेज 5वीं अवस्था में हैं, जहां पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है, तो वहां पर वृद्ध जनसंख्या अधिक बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर चिकित्सा सुविधाएं अधिक होने के कारण मृत्यु दर भी काफी कम होती है और जन्म दर इन्होंने पहले ही कम कर ली है। आगे देखते हैं, अधिकांश विकसित देश इस वर्ग में शामिल होते हैं। अधिकांश विकसित देश इस वर्ग से जुड़े हैं। विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या आयु वर्ग की है। यह जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। यूरोप महाद्वीप में इस जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 14.6% है। इसके पश्चात दूसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल जनसंख्या का 12.5% वृद्ध जनसंख्या का है। तीसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। यह मात्र 3.2% कुल जनसंख्या का है। एशिया महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या वर्ग 5.8% कुल जनसंख्या का पाया जाता है। यह महाद्वीपों के आधार पर थी। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या जापान में पाई जाती है। लगभग जापान की कुल जनसंख्या का 18.27%। इसके बाद जर्मनी दूसरा देश है जहां पर यह जनसंख्या 17.17% पाई जाती है। तीसरा देश है फ्रांस। फ्रांस में वहां की कुल जनसंख्या का 16.21% भाग वृद्ध जनसंख्या का है। ब्रिटेन में यह वृद्ध जनसंख्या 15.9% पाई जाती है। अनेक अफ्रीकी देशों में यह प्रतिशत बहुत ही कम, लगभग 2 से 3% के मध्य ही पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च पाई जाती है। इनमें इथोपिया और सोमालिया प्रमुख देश है। अब हम आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच एक संतुलन का सूचक होता है, अर्थात किसी क्षेत्र में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, इन दोनों के मध्य संतुलन क्या है यह ज्ञात किया जाता है लिंगानुपात के माध्यम से। लिंगानुपात का तात्पर्य है प्रति 1000 पुरुषों पर
स्त्रियों की संख्या, अर्थात किसी एक क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। विश्व स्तर पर लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए यह सूत्र काम में लिया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, अर्थात सूत्र रूप में पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। हम एक उदाहरण के जरिए यह बात समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम किसी देश में पुरुषों की संख्या 500 है और वहां पर स्त्रियों की संख्या 400 है, तो वहां का लिंगानुपात क्या हुआ, यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पुरुषों की संख्या लिखते हैं। पुरुषों की संख्या 500 बटा स्त्रियों की संख्या 400 और गुणा 1000। इन 2 जीरो से यह 2 जीरो गई, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यह 2 पंजो 10। इस 2 से हम इस 500 को काटेंगे तो यह हो गए 250। 250 को हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा जवाब आया 1250। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उस देश में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या जो है वह 1250 है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करना ही विश्व स्तर पर लिंगानुपात कहलाता है। अब ये तो था विश्व स्तर पर। हम भारत स्तर पर देखते हैं। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यह भारत में ज्ञात किया जाता है। अब हम 2004 के विश्व जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर विश्व लिंगानुपात देखते हैं। विश्व लिंगानुपात किस प्रकार है? यह विश्व का कुल लिंगानुपात 985 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर विश्व के आधार पर 985 महिलाएं पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1002 है। अफ्रीका महाद्वीप में 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 957 है, जबकि लैटिन अमेरिका में 1000 पुरुषों पर यह महिलाओं की संख्या 1018 है। यूरोप महाद्वीप में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1072 है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1027 है। ओशनिया महाद्वीप जो है वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात की विशेषताएं। लिंगानुपात की विशेषताओं में सबसे पहले भारत में जनगणना 2011 में हुई थी, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, अर्थात भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 943 है, तथा यही 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं, जबकि विश्व आधारित जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2004 के अनुसार विश्व का लिंगानुपात 985 था। अगला बिंदु देखते हैं, जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाता है, अर्थात जहां पर लिंग भेदभाव ज्यादा किया जाता है, स्त्री हिंसा, घरेलू हिंसा आदि अधिक है, तो वहां पर स्त्रियां कम पाई जाती है, पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा अत्यधिक प्रचलित होती है। अगला बिंदु देखते हैं, विकसित देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में पाया जाता है, अर्थात विकसित देशों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है,
और विकासशील देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाता है। वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या कम पाई जाती है, जिसका एक कारण प्रजनन के समय मातृ मृत्यु दर का अधिक होना है। विकसित देशों में चिकित्सा सुविधा अधिक होती है, इस कारण वहां पर प्रजनन के समय मातृ मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में मातृ प्रजनन मृत्यु दर अधिक होना भी एक कारण है। अगला बिंदु देखते हैं, विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। विश्व में ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में भी लिंगानुपात समान नहीं पाया जाता है। ग्रामीण जो पश्चिमी देश है, विकसित देश है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों के मुकाबले अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमी देश या विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है, जबकि नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण रोजगार के लिए स्त्रियों का नगरों की ओर चले जाना या प्रवास करना है। आगे देखते हैं लिंगानुपात के आधार पर विश्व का वर्गीकरण। लिंगानुपात के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक पाई जाती है। अर्थात इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश शामिल होते हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर इस श्रेणी में शामिल देशों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक पाई जाती है। दूसरा वर्ग है स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से 1050 के मध्य पाई जाती है। ऐसे देशों को स्त्री अधिकता वाले देश कहते हैं। इस श्रेणी में 1050 से 1000 लिंगानुपात रखने वाले देशों को शामिल किया जाता है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और कुछ दक्षिण अफ्रीकी देश इस श्रेणी में शामिल होते हैं। इन देशों में लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 1000 से 1050 स्त्रियां पाई जाती है। अगला वर्गीकरण देखते हैं हम पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 950 से 1000 के मध्य पाई जाती है। अर्थात वहां का लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य पाया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर पुरुषों की अधिकता पाई जाती है और महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 950 से 1000 के मध्य पाई जाती है। अगला आयु वर्ग देखते हैं हम अत्यधिक पुरुष अधिकता। विश्व के कई देशों में 1000 पुरुषों पर 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। अर्थात वहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 950 होती है। वहां का लिंगानुपात 950 से भी कम पाया जाता है और इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व भारत करता है। आप सबको पता है भारत का लिंगानुपात 943 है और वह अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले वर्ग में शामिल है। यहाँ घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय बन गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।